नया खतरा। गलेश ने बेहद धीमी लेकिन पत्थर जैसी सख्त आवाज में समझाते हुए कहा, इसलिए मेरी बात कान खोलकर ध्यान से सुनो। यह ऊर्जा का एहसास कोई मामूली बात नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि कोई लेवल 8 से भी ऊपर का जादूगर इस वक्त हमारे आसपास मौजूद है। हमें अपना हर एक कदम बहुत ज्यादा सावधानी और होशियारी से उठाना होगा। गलेश के चेहरे पर तनाव की लकीरें और गहरी हो गईं, वरना अगर हमने अनजाने में भी उस शक्तिशाली व्यक्ति को किसी भी तरह से गुस्सा दिला दिया तो याद रखना, हमारे पास यहां से भागने या जिंदा वापस लौटने तक का एक मौका भी नहीं बचेगा। गलेश के उन भारी शब्दों ने उस सुनसान गली के सन्नाटे को और ज्यादा डरावना बना दिया। इली कोई नौसिखिया नहीं था। वो गलेश की कही एक एक बात की सच्चाई और उसकी गंभीरता को बहुत अच्छी तरह समझता था। वो जानता था कि लेवल 8 से ऊपर के किसी महाजादूगर का क्रोध उनके पूरे वजूद को पल भर में राख करने के लिए काफी था, लेकिन उसके सीने के भीतर अग्निराज और उसके पूरे खानदान के खिलाफ जो नफरत का खौफनाक ज्वालामुखी धधक रहा था, वो बार बार उसकी समझदारी और उसकी सोच पर हावी हो रहा था। इल्ली के काले चोगे के भीतर उसकी दोनों मुट्ठियां इतनी जोर से भिंच गईं कि उसकी लंबी उंगलियों के नुकीले नाखून उसकी ही हथेलियों में धंसने लगे। उसकी लाल आंखों में बदले की वो अंधी आग एक बार फिर तेजी से भड़क उठी और वो अपने दांत पीस कर रह गया। इल्ली कुछ पलों के लिए गहरी सोच में डूब गया। उसकी लाल आंखों में एक अजीब सी चमक कौंधी और उसने गलेश की तरफ देखते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा, क्या हम डोब्रोमिर को यहां नहीं बुला सकते? उन्हें लेवल 9 पर पहुंचे तो सदियां बीत चुकी हैं। क्या वो यहां आकर हमारी थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते? इल्ली की ये बेतुकी बात सुनते ही गलेश की आंखों में अविश्वास और गहरा गुस्सा उतर आया। उसने इल्ली को ऊपर से नीचे तक ऐसे घूर कर देखा मानो उसके सामने कोई निहायत ही मंदबुद्धि या नासमझ खड़ा हो। गलेश ने गहरी और भारी सांस लेकर किसी तरह अपनी भड़कती हुई नसों को शांत किया। उसने अपने दांत पीसते हुए बेहद तल्ख लहजे में कहा, बदले की अंधी आग ने सच में तुम्हारी अक्ल पर पूरी तरह ताला लगा दिया है। क्या तुम अपने होश में हो? तुम सच में एक लेवल 9 के वैम्पायर और एक लेवल 9 के महाजादूगर के बीच सीधा युद्ध करवाने की सोच रहे हो? गलेश ने गुस्से में अपनी उंगली इल्ली की तरफ उठाई। इल्ली, तुम इतने बड़े मंदबुद्धि निकलोगे, इस बात की मुझे तुमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। गलेश की यह तीखी फटकार सुनकर इल्ली को अपनी नासमझी पर पल भर के लिए गहरा पछतावा और शर्मिंदगी तो हुई, लेकिन उसके भीतर सुलगती नफरत अब भी शांत नहीं हुई थी। उसने नजरें नीची किए बिना अपनी ही बात पर अड़ते हुए दबी आवाज में कहा, जो भी हो, पर डोब्रोमिर हमारे लिए कुछ वक्त के लिए उस महाजादूगर को संभाल तो सकते ही हैं। इल्ली की यह जिद सुनकर गलेश का खून खौल उठा। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि वो इस बेवकूफ को यहीं इसी सुनसान गली में इसके हाल पर छोड़ दे और खुद सीधे वापस रोमानिया लौट जाए, लेकिन इल्ली कोई अनजान नहीं था। वो उसका हजारों साल पुराना साथी था। वे दोनों अलग होने से पहले सदियों तक एक दूसरे के साथ साए की तरह रहे थे, इसलिए वो उसे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। गलेश ने अपने गुस्से को दबाया और उसे बेहद गंभीर आवाज में समझाना शुरू किया, अगर लेवल 9 का एक महाजादूगर और हमारे लेवल 9 का एक पिशाच आमने सामने मैदान में उतरेंगे तो उस भयानक टकराव की गूंज पूरी दुनिया में फैलेगी। उसकी थाह मिलते ही इस दुनिया का हर एक लेवल 9 का महाजादूगर बिना एक पल गवाए सीधे उस रणभूमि में उतर आएगा। गलेश के चेहरे पर एक भयानक गंभीरता छा गई, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी पूरी हकीकत वक्त से बहुत पहले इस दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएगी और दोमनुले का वो महान प्लान एक ही झटके में पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। वही बड़ा प्लान जिसके लिए हम उस दिन से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जब से हमने इस दुनिया की जमीन पर पहला कदम रखा था। गलेश की ये बात इली के कानों में किसी जोरदार हथौड़े की तरह जा लगी। उसके रोंगटे खड़े हो गए
और उसे इस बात का बहुत गहरा एहसास हुआ कि बदले की अंधी आग में उसने कितनी बड़ी गलती करने की सोच ली थी। वो सच में अपने बदले में इतना अंधा हो चुका था कि अपनी पूरी नस्ल के सबसे बड़े मकसद को ही दांव पर लगाने चला था। इसके बाद इली के मुंह से आगे एक शब्द भी नहीं निकला। उसने अपना सिर झुका लिया और बेहद खामोशी के साथ उसी अंधेरी गली में अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ा रहा। इली को इस तरह मायूस और उदास खड़ा देखकर गलेश ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे की सख्त कठोरता में एक हल्की सी नरमी घुलने लगी। उसने आगे बढ़कर इली के कंधे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, मगर मैंने ये कभी नहीं कहा कि हम उस अग्नि रात से तुम्हारा बदला नहीं लेंगे। बदला लेने के और भी कई गुप्त और दर्दनाक तरीके होते हैं। हमें बस कुछ वक्त इस शहर की आबो हवा में छिप कर रहना होगा और यहाँ की हर एक छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा करनी होगी। गलेश की आंखों में एक खूनी चमक तैर गई। वैसे भी सदियां बीत चुकी हैं जब मैंने इस तरह से कोई गुप्त शिकार या जानकारी जुटाने का काम किया हो, इसलिए सच कहूं तो अब इस काम में मुझे भी काफी मजा आने लगा है। इतना बोलते ही गलेश के चेहरे पर एक बेहद क्रूर और रहस्यमयी मुस्कान फैलने लगी। भीतर उमड़ते उन पुराने खूनी जज्बातों और उत्तेजना के उतार चढ़ाव की वजह से गलेश के दोनों नुकीले खूनी दांत तेजी से लंबे होकर उसके होठों के कोनों से बाहर झांकने लगे। सफेद दांतों की वो चमक रात के अंधेरे में साफ दमक रही थी। गलेश को इस तरह सदियों बाद मुस्कुराते और नए शिकार के मूड में देखकर इली के उदास चेहरे पर भी एक ठंडी मुस्कान लौट आई। अनंत और निशब्द ब्रह्मांड की असीम गहराइयों में जहां आवाज का कोई वजूद नहीं था, चारों तरफ सिर्फ हड्डियों को कंपा देने वाला ठंडा शून्य और हीरों की तरह जड़े हुए अनगिनत सितारे फैले हुए थे। और उस अथाह अंधकार के सीने पर एक महाकाय और अभेद्य पर्वत की तरह तैर रहा था वो विशाल युद्धपोत। किसी पूरे महाद्वीप जितना बड़ा और चंद्रमा को भी बौना साबित कर देने वाला वो अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष के उस कोने में पूरी तरह अचल और स्थिर खड़ा था। उसका रंग इतना गहरा और स्याह मैट ब्लैक था कि वो सामने से पड़ती सूर्य की सीधी किरणों को भी अपने भीतर निगल रहा था। उसकी विशालकाय काली परछाई के पीछे अंतरिक्ष का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह छिप चुका था। यान की बाहरी धातुई दीवारें किसी प्राचीन दैत्य की कठोर और अभेद्य त्वचा जैसी दिखाई देती थीं। उस काले ढांचे पर एलियन तकनीक और प्राचीन जादुई रून्स की बेहद बारीक और जटिल नक्काशी बनी हुई थी। हजारों विशालकाय बंद पड़े प्लाज्मा कैनन, ऊर्जा के भारी नोजल और मीलों लंबी धातु की नुकीली मीनारें उस शून्य में चुपचाप तनी हुई थीं। कभी इस यान के विशाल गलियारों में हजारों खूंखार ऑक्स डीमंस की फौज दहाड़ती थी, लेकिन आज ये दैत्याकार युद्धपोत पूरी तरह से शांत था और इंसानी एक्सपर्ट्स के गुप्त नियंत्रण में अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर टिका हुआ था। यान के पिछले हिस्से और मुख्य ऊर्जा कक्षों से बहुत ही धीमी नीली और बैंगनी आभा की बारीक लकीरें किसी जीवित नस की तरह मंद मंद धड़क रही थीं। सामने तैरती नीली और खूबसूरत पृथ्वी की दूधिया रोशनी उस यान के विशाल धातुई किनारों से टकराकर हल्की चमक छोड़ रही थी। दूर अंतरिक्ष के सन्नाटे से देखने पर यह महाविशाल यान किसी सोए हुए ब्रह्मांडीय रक्षक जैसा लग रहा था, जो पूरी दुनिया की नजरों से छिपा हुआ खामोशी से अपनी धरती के ऊपर एक अजेय ढाल बनकर पहरा दे रहा था। उस महाकाय अंतरिक्ष यान के सबसे सुरक्षित और गहरे भीतरी हिस्से में अनोखी एलियन धातु से बना एक विशाल और शांत कमरा मौजूद था। कमरे की चिकनी और अभेद्य दीवारों पर बाहर अंतरिक्ष के सन्नाटे जैसा ही एक गहरा ठहराव छाया हुआ था और उस पूरे कमरे के ठीक केंद्र में एक बूढ़ा शख्स पद्मासन की मुद्रा में बिल्कुल सीधा और स्थिर बैठा हुआ था। उसके दोनों हाथ उसकी जांघों पर सदे हुए टिके थे और आंखें पूरी तरह बंद थीं। उसका चेहरा बरसों के गहरे तजुर्बे, अथाह ज्ञान और एक बेहद शांत गंभीरता की गवाही दे रहा था। उसकी हर एक सांस इतनी धीमी और नपी तुली थी
मानो उसका पूरा वजूद ही उस कमरे के वातावरण के साथ एकाकार हो चुका हो। लेकिन उस बूढ़े के शांत जिस्म के चारों तरफ का नजारा हैरान कर देने वाला था। उसके पूरे शरीर के इर्द गिर्द शुद्ध चांदी के रंग की एक अलौकिक और चमकदार ऊर्जा तेजी से घूम रही थी। वो चांदी जैसी ऊर्जा किसी तरल चांदी की चमकदार धाराओं की तरह हवा में तैर रही थी। वे बारीक और चमकदार लकीरें उसके सिर से लेकर पैरों तक एक सर्पिलाकार भंवर की तरह लगातार चक्कर काट रही थीं। जैसे जैसे वो बूढ़ा अपनी सांसें भीतर खींचता, वो चांदी की जादुई ऊर्जा और भी ज्यादा घनी और चमकदार होती चली जाती। उस चांदी जैसी आभा के घूमने की वजह से उसके आसपास की खाली जगह में बारीक बारीक लहरें उठ रही थी, मानो उस शक्तिशाली कल्टीवेशन के दबाव से स्पेसशिप का वो कमरा भी हल्का सा कांप रहा हो। कमरे के ठंडे फर्श और धातुई छत पर उस चांदी के प्रकाश की सैकड़ों झिलमिलाती किरणें नाच रही थीं। उस बूढ़े के चेहरे पर उस दिव्य उजाले का अक्स पड़ रहा था। चांदी की उस अलौकिक ऊर्जा के भंवर में घिरा वो बूढ़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद रघुनाथ आकाशवंशी थे। वे इस वक्त अपने आकाश तत्व की गहराइयों में उतरकर उसके एक बिल्कुल नए और अनदेखे स्तर को समझने की आखिरी दहलीज पर खड़े थे। अंतरिक्ष के इस अथाह शून्य और ठहराव ने उनकी समझ को एक नई दिशा दे दी थी। रेहान को सुलगते हुए ज्वालामुखीय पर्वत से इस महाकाय स्पेसशिप में लाए हुए अब 1 महीने से भी कहीं ज्यादा का लंबा वक्त बीत चुका था। कमरे के दूसरे छोर पर मौजूद उस विशेष धातुई बेड पर रेहान अब भी शांत पड़ा हुआ था। उसकी आंखें अब भी बंद थीं और वो एक गहरी अचेत अवस्था में था। लेकिन उसकी मानसिक स्थिति में अब पहले से जमीन आसमान का सुधार आ चुका था। उस भयानक हमले के बैकलेश की वजह से जो उसकी मानसिक शक्ति लगभग पूरी तरह से खत्म चुकी थी, वो अब तेजी से वापस लौट रही थी। उसकी नसों और दिमाग के भीतर चेतना का संतुलन हर गुजरते दिन के साथ बहुत तेजी से सामान्य होता जा रहा था। उसके चेहरे का पीलापन अब मिट चुका था और उसकी सांसें पूरी तरह लय में आ चुकी थीं। सब कुछ बिल्कुल शांत और अपनी तय रफ्तार से चल रहा था कि अचानक उस धातुई कमरे की चिकनी दीवारों और छतों पर लगी इमरजेंसी लाइट्स पागलों की तरह लाल रंग में जलने बुझने लगी। पूरा कमरा एक खतरे के लाल उजाले से भर गया और अगले ही पल स्पेसशिप के मुख्य सिस्टम से एक कान फाड़ देने वाला इमरजेंसी अलार्म जोर जोर से गूंजने लगा। उस तीखे सायरन की गूंज ने अंतरिक्ष के उस गहरे सन्नाटे को एक ही झटके में चीर कर रख दिया और उस अचानक बजते अलार्म की आवाज सुनते ही रघुनाथ की आंखें एक झटके में खुल गईं। उनकी आंखों की पुतलियों में चांदी जैसी तेज रोशनी कौंधी और उनका पूरा ध्यान उस खतरे की घंटी की तरफ खिंच गया। रघुनाथ ने एक गहरी सांस ली और अपने शरीर के चारों तरफ घूमती उस चांदी जैसी दिव्य ऊर्जा को समेटकर अपने भीतर शांत कर लिया। वे अपनी कल्टीवेशन की मुद्रा से बड़ी सहजता और संतुलन के साथ उठ खड़े हुए। कमरे में लगातार बजता हुआ वो तीखा इमरजेंसी अलार्म और लाल लाइटों का फड़कना किसी बहुत बड़े खतरे की गवाही दे रहा था। रघुनाथ बिना किसी घबराहट के धीमे और सधे हुए कदमों से आगे बढ़े। वे उस कक्ष के आगे की तरफ बनी आधी शीशे और आधी धातु की दीवार के सामने जाकर रुक गए। उनके करीब पहुंचते ही उस विशाल शीशे की दीवार के बीचों बीच एक बारीक नीली लकीर चमकी और हवा के एक हल्के से दबाव के साथ वो पारदर्शी दीवार 2 बराबर हिस्सों में बंटकर दोनों तरफ की धातुई चौखटों के भीतर सरक गई। दीवार के हटते ही रघुनाथ उस बंद कमरे से बाहर निकलकर उस महाकाय स्पेसशिप के मुख्य गलियारे में आ गए। लेकिन बाहर कदम रखते ही उनके सामने अफरा तफरी का एक पूरा बवंडर फैल गया। विशालकाय गलियारे की मीलों लंबी धातुई छत पर लगी लाल इमरजेंसी बत्तियां चारों तरफ लाल रोशनी बिखेर रही थी। दीवारों पर लगी सुरक्षा स्क्रीनें पागलों की तरह लाल रंग में चेतावनी के सिग्नल चमका रही थीं। उस विशाल गलियारे में भारी जूतों की दौड़ती आवाजें, सायरन की चीख और परेशान करने वाला शोर गूंज रहा था। वहां चारों तरफ सैकड़ों लोग बदहवास होकर इधर से उधर दौड़ रहे थे। मानव वैज्ञानिक
सुरक्षा दल के आधुनिक हथियारों से लैस जवान और टेक्निकल एक्सपर्ट्स अपने हाथों में डेटा पैड्स लिए चिल्लाते हुए कमान संभाल रहे थे। सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि उस शिप के विभिन्न तकनीकी हिस्सों में काम करने वाली अलग अलग प्रजातियों के एलियंस भी वहां पूरी तरह हक्के बक्के नजर आ रहे थे। अजीबोगरीब बनावट वाले, किसी की त्वचा नीली तो किसी के शरीर पर धातुई परतें, वे सभी एलियन क्रू मेंबर्स हवा में तैरते बड़े बड़े होलोग्राफिक पैनल्स पर तेजी से उंगलियां चला रहे थे। हर एक इंसान और एलियन के चेहरे पर एक गहरा तनाव, डर और पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। जहाज के पूरे सिस्टम में एक ऐसी भयानक खलबली मची हुई थी मानो अंतरिक्ष के उस सन्नाटे में कोई ऐसा अनजाना संकट आ धमका हो जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। रघुनाथ अपने दोनों हाथ पीछे बांधे उस अफरा तफरी के बीच किसी शांत पर्वत की तरह अचल खड़े रहे। उस तेज अफरा तफरी के बीच रघुनाथ ने आगे बढ़कर अपने पास से तेजी से गुजर रहे एक इंसानी वैज्ञानिक का कंधा थाम लिया। वह वैज्ञानिक अपने हाथ में पकड़े डिजिटल पैड पर लगातार कुछ आंकड़े देख रहा था और उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। रघुनाथ ने अपनी गहरी और शांत आवाज में उससे पूछा, क्या हुआ है? इतना शोर और घबराहट किस बात की है? उस वैज्ञानिक ने रुककर घबराई हुई नजरों से रघुनाथ की तरफ देखा। उसने एक गहरी सांस भरी और लड़खड़ाती जुबान में कहा, सर, अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों से एक बेहद अज्ञात और रहस्यमयी स्पेसशिप बहुत तेजी से हमारी पृथ्वी की दिशा में आगे बढ़ रहा है।